नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। आज बुलेटिन में हम बात करेंगे निकाय के रण की, जिसको लेकर आज बिगुल बज गया है। इसको लेकर 16 नवंबर को वोटिंग होगी और 19 नवंबर को नतीजे आएंगे, जबकि 26 नवंबर को निकाय प्रमुख के चुनाव होंगे। और इसके साथ ही बात होगी निकाय के हाइब्रिड मॉडल पर यू टर्न की। साथ ही लेकर चलेंगे आपको वडोदरा के बाजारों में और दिखाएंगे धनतेरस पर बाजारों में छाई रौनक की तस्वीरें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। 16 नवंबर को 49 निकायों में चुनाव होंगे, 19 नवंबर को मतगणना होगी और आज से प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। आज राज्य चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने इसकी घोषणा की। चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा 9/11/2019 शनिवार। मतदान की तिथि है 16/11/2019 शनिवार। 16/11/2019 शनिवार। मतदान का समय होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और मतगणना की तिथि होगी 19/11/2019 मंगलवार। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने निकाय चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव EVM से कराए जाएंगे। आयोग ने कहा कि नगर निगम सदस्य के लिए चुनावी खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपए है। वहीं नगर परिषद के सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए और नगर पालिका मंडल सदस्य के लिए 1 लाख रुपए चुनावी खर्च की सीमा रखी है। जो विभाग जैसे GAD, LSG, DOP इन सब से वार्ता करके इस बारे में पालना हेतु कहा है। अब संबंधित नगर पालिका जिसके लिए चुनाव होंगे उसमें जो विकास कार्य, ये कई बार रहता है भ्रांति, जो विकास कार्य जिनके कार्य आदेश, वर्क ऑर्डर आचार संहिता से पहले ही जारी किए जा चुके हैं, आज से पहले जारी किए जा चुके हैं, या जो कार्य पहले से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य और नए कार्य आदेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, अतः इन सभी नगर पालिकाओं में क्षेत्र से होने वाले, यानी वहां से और उनके बाहर से अंदर होने वाले स्थानांतरण और संबंधित नगर पालिका क्षेत्र में किए जाने वाले पदस्थापन से संबंधित स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी उस नगर पालिका से बाहर और उसमें बाहर से अंदर, उन सभी पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय निकाय चुनाव के पूरे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। अधिसूचना 1 नवंबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। नामांकन की जांच 6 नवंबर को होगी। नाम वापसी 8 नवंबर को होंगे। चुनाव चिन्ह का आवंटन 9 नवंबर को होगा। 16 नवंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 19 नवंबर को होगी। एक नजर निकाय प्रमुख के कार्यक्रम पर। 20 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 नवंबर। नामांकन की जांच 22 नवंबर को होगी। नाम वापसी चुनाव चिन्ह आवंटन 23 नवंबर को होगा। अध्यक्ष के लिए मतदान 26 नवंबर को होगा। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक है। मतगणना 26 नवंबर को होगी। निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियां की है। अब 49 निकायों में चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। गोवर्धन मीणा के साथ प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
तो निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उसके अलावा क्या कुछ और इसको लेकर अपडेट है, हम रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, हालांकि हाइब्रिड फॉर्मूले को लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में आचार संहिता लग चुकी है। क्या कुछ हलचल, किस तरह की हलचल अब जो निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे उनको लेकर दिख रही है? देखिए, निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आज जो 49 निकाय हैं उन पे आचार संहिता लग चुकी है और जो नए काम हैं इनमें आचार संहिता के नियमों के हिसाब से वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे हॉट पॉइंट था वो हाइब्रिड मॉडल को लेकर के था। शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक लिखित बयान जारी किया है और कहा है कि केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी जो निकाय प्रमुख हैं वो पार्षद ही चुने जाएंगे। शांति धारीवाल ने ये लिखित बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था कि केवल बाहर के लोग थोप करके जो बिना गैर पार्षद हैं वो निकाय प्रमुख बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये शांति धारीवाल का कहना है। जो चुने हुए पार्षद हैं उनको ही निकाय प्रमुख बनाया जाएगा। एक बात उन्होंने और स्पष्ट की है कि हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये नहीं है कि बाहर के लोग बनेंगे। जो बाहर के लोग उसी कंडीशन में बनेंगे जब कोई विशेष परिस्थिति होगी, मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या महिला के लिए अगर कोई निकाय आरक्षित है और वहां पर मान लीजिए सभापति, मेयर और ये महिला के लिए या इन चारों कैटेगरी के लिए आरक्षित है और वहां पार्षद जीत करके नहीं आता इन वर्गों का, ऐसी कंडीशन में ही बाहर के जो बिना गैर पार्षद है उसको निकाय प्रमुख का चुनाव लड़वाया जाएगा। अदरवाइज जो पार्षद हैं उन्हीं में से निकाय प्रमुख बनेंगे, ये स्पष्ट किया है मंत्री शांति धारीवाल ने। अब ये जो प्रावधान है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो इसके चुनाव करवाता है स्थानीय निकायों के, निर्वाचन आयुक्त ने भी ये स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड फार्मूले से ही चुनाव होंगे। मतलब जो प्रावधान है अप्रत्यक्ष चुनाव के वो ही लागू होंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि इस बार अब जो शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान हटने के बाद कोई भी पार्षद का चुनाव लड़ सकेगा। अब आचार संहिता लगने के साथ ही जो दोनों पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और अब नेताओं के यहाँ जो पार्षद टिकट के दावेदार हैं उनकी भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। हालांकि उतनी रौनक अभी इसलिए नहीं है क्योंकि 6 जो बड़े निकाय हैं राजधानी जयपुर सहित उनमें चुनाव 6 महीने के बाद में होंगे। तो जो छोटे निकाय हैं उन्हीं में चुनाव हो रहे हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं उन्हीं में ये चुनाव होंगे। बड़े जो 6 निकाय हैं उनके चुनाव 6 महीने बाद में होंगे। तो बड़ी जो राजधानी जयपुर सहित जो बड़े शहरों में उतनी हलचल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ये हलचल जरूर होगी। और पार्षद टिकटों के लिए दोनों पार्टियों के जो दावेदार हैं वो अब नेताओं के यहाँ चक्कर काटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल गोवर्धन जी, इसको लेकर हलचल जरूर तेज हो गई। आचार संहिता यहाँ पर लग चुकी है और हाइब्रिड मॉडल को लेकर अब सरकार भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान गहलोत के साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मौजूद थे। ईडब्ल्यूएस से आरक्षण हटाने से उत्साहित युवाओं ने आज सीएम गहलोत से मुलाकात की। सीएम आवास पर पहुंचे कॉलेज छात्रों और विभिन्न संगठनों के लोगों ने सीएम का अभिनंदन किया और सीएम के साथ सेल्फी ली। छात्रों का कहना है कि प्रदेश की राजकीय सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों का सरलीकरण करने के राज्य सरकार के निर्णय से उन्हें राहत मिली है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम निवास पर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। कांग्रेस नेता सीताराम की अगुवाई में गए सामान्य वर्ग के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संपत्ति का प्रावधान हटाने पर सीएम का आभार जताया। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल ने सीएम गहलोत को चरखा भेंट कर अभिनंदन किया। सीएम अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से तैयार किए गए विश्व स्ट्रोक दिवस के पोस्टर का विमोचन किया।
सीएम निवास पर सीएम ने पोस्टर का विमोचन किया और इस अवसर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद रहे। प्रदेश में मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए दीपावली पर खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को 960 पीजी सीट्स और बढ़ा दी गई है। ये सीटें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर मेडिकल कॉलेजेस को दी जाएगी और अब तक इन मेडिकल कॉलेजेस में कुल 1178 पीजी सीट्स ही थी। नई 960 पीजी सीट्स के लिए 1096 करोड़ रुपए की भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दीपावली पर नई पीजी सीट्स की मंजूरी मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि इससे अब प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी। चिकित्सा मंत्रालय ने आज राजस्थान को 960 पीजी सीट्स दी है, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है प्रदेश के लिए। इससे हमारे एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टर्स के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको ये सीटें अलॉट हुई है। अब तक राजस्थान में 1178 पीजी सीट्स थी। एक साथ 1096 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके और आज 960 सीटों की वृद्धि हुई है। इससे हमारे फर्स्ट जो रेफरल यूनिट में डॉक्टर्स बढ़ेंगे और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर होगी और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे। डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों पर खुशी जाहिर की और साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का और मनावा में रीटा जी का जो चुनाव जीतना रहा, एक इतना बड़ा मार्जिन, मैं समझता हूं कि ये कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि हमारी उम्मीदवार को इतना आशीर्वाद मिला। और जो खींवसर का चुनाव था, वहाँ पर जो मार्जिन था वो लगभग ना के बराबर हो गया। तो इतनी बड़ी खाई को टापने में जो सरकार और संगठन ने मेहनत करी है, उसी का परिणाम आया है कि हरनिंदर मिर्जा जी को इतनी ज़्यादा बहुमत मिला, लेकिन वो जीत से थोड़ा वंचित रह गए। बहरहाल दोनों उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा, इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मैं बहुत आभारी हूँ। और महाराष्ट्र और हरियाणा में भी जो परिणाम आए हैं वो सब आंकलनों से हटकर आए हैं, जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इसलिए संगठन मजबूत है, धरातल पर अच्छी तरह काम कर रहा है। और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है, पब्लिक हमारे साथ थी, लेकिन जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं वो साथ नहीं थे, थोड़ी कसर रह गई। नहीं तो दोनों राज्यों में कांग्रेस, हरियाणा में और एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में लगभग सरकार बनाने की स्थिति में आ गया था। इस हाल बने हुए हैं देश में, राज्यों में, आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है वो अनुकूल नहीं है। और समझना पड़ेगा सत्ताधारी लोगों को जो दिल्ली में बैठे हैं कि भावनात्मक मुद्दों को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा समय तक आप लोगों के जज्बातों को रख नहीं सकते। और जब वोट पड़ता है तो लोग नौकरी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, इस पूरे जो आर्थिक हमारा जो वातावरण है वो एक नकारात्मक दिशा में जा रहा है और ये जनता ने साफ संकेत दिया। जयपुर में चतुर्थ आयुर्वेद दिवस 2019 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी पूजा के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहे। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक, प्रदेश चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सहित आयुष विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बिरला ने दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रदेश में 500 वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है, जिस पर काम हो रहा है। पुरातत्व संस्कृति है और हमारी पुरातन संस्कृति में आयुर्वेद ही एकमात्र उपचार करने का चिकित्सा पद्धति थी। अब नए परिवर्तन के समय हम आयुर्वेद के माध्यम से, हम पंचकर्म के माध्यम से किस तरीके से भारत को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते हैं, इसके लिए
आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और आयुर्वेद में रिसर्च नए शोध कर रहे हैं। भारत सरकार ने राजस्थान को 500 हेल्थ और वेलनेस सेंटर दिए हैं। अभी 3 साल में हमको ग्रो करने हैं और इसके लिए 40% जो राशि, क्योंकि ये 60-40 के रेशियो पे दिए हैं भारत सरकार, 60% पैसा भारत सरकार खर्च करेगी, 40% पैसा राजस्थान सरकार। हमने अपनी तरफ से उनको रजामंदी दे दी है कि राज्य सरकार 40% पैसा खर्च करने को तैयार है, 60% की स्वीकृति आप जारी करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे और आईसीयू में भर्ती विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान बिरला के साथ सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी भी मौजूद रहे। दोनों ने डॉक्टर जोशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए ओम बिरला ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब के एक छोटा माइनर ऑपरेशन हुआ है, अब वो स्वस्थ हैं और हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी हो रही, घर पे आराम करेंगे। कुछ दिनों उनकी ड्रेसिंग होगी, मैं उनकी स्वास्थ्य की। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार की शाम मरुधरा के 2 परिवारों के लिए दर्द की शाम बन गई। कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने राजस्थान के रहने वाले ट्रक ड्राइवर और खलासी की हत्या कर दी। ये लोग कश्मीर से सेब लाने गए थे। छिन गया परिवार का सहारा, बच्चों के सिर से उठ गया बाप का साया। आतंकियों ने बनाया शिकार, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सब इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और अब प्रशासन रात को हमारे पास पुलिस आई थी करीब 11 बजे, लेकिन प्रशासन हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया अभी तक हमारे पास कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों का सहारा अब कौन बनेगा? इलियास के नहीं होने का गम ये परिवार कैसे सहेगा? परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है। जिस इलियास के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, उसे कश्मीरी आतंकियों ने अपनी गोली का शिकार बना लिया। ये दर्द भरी तस्वीर अलवर के खोहाबास गांव की है, जहां इलियास की हत्या की खबर मिलते ही चीख पुकार मच गई। खोहाबास का रहने वाला इलियास ट्रक ड्राइवर था और ट्रक लेकर सेब लाने के लिए कश्मीर गया हुआ था, लेकिन आतंकियों ने इलियास और ट्रक के खलासी जाहिद खान की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही ट्रक को आग के हवाले भी किया। इस घटना के बाद परिजनों में गम और गुस्सा है। परिवार वालों का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इस बात का मलाल भी है कि प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। परिजनों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। इधर भरतपुर जिले के पापड़ा गांव में भी मातम पसरा है। आतंकियों के हमले में मारा गया ट्रक का खलासी जाहिद खान इसी गांव का रहने वाला था। जाहिद के मारे जाने की खबर जैसे ही पापड़ा पहुंची, गांव में मातम पसर गया। जाहिद के घर लोगों का जमावड़ा लग गया। पुलिस भी जाहिद के परिजनों से मिली और अब प्रशासन के सहयोग से जाहिद का शव लाने की व्यवस्था की जा रही है। उसने बताया कि जाहिद सनोब रजाक की शोपिया जिले में कश्मीर में मृत्यु हो गई आतंकवादियों द्वारा। तो उस घटना का जैसे पता लगा तो हमने जगह जगह फोन किए। फोन करने पे साहब सच्चाई आई सामने। फिलहाल इस घटना के बाद कश्मीर आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों में दहशत है। ड्राइवर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ड्राइवरों की सेफ्टी करो। ड्राइवर तो वैसे भी केबिन में चलता है, गाड़ी चलाता है, वो सेफ्टी में नहीं रहता है। वो तो ऊपर वाले से दुआ हरफ में मान के ही चलता है, वो हरफ में सेफ्टी में वो भी नहीं है, परंतु खड़ा हो जाता है तब भी सेफ्टी में नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी हालत गंभीर है भाई। आतंकियों ने 14 अक्टूबर को भी राजस्थान के भरतपुर के ड्राइवर शरीफ खान की हत्या की थी, जबकि एक सेब कारोबारी के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को पंजाब के सेब कारोबारी चरणजीत सिंह भी आतंकी हमले में मारे गए थे। जाहिर है आतंकी अब सेब के कारोबार से जुड़े ड्राइवरों और कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए सेब कारोबार से जुड़े लोगों के साथ ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, ताकि कोई शरीफ और कोई इलियास आतंकियों की गोलियों का शिकार न हो।
न्यूज 18 के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ के साथ अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और खबर चित्तौड़गढ़ से मिल रही है। सड़क पर बाइक वाले का तमाशा, ट्रैफिक पुलिस से बहस, गुस्से में बाइक पटकी। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर ट्रैफिक पुलिस से बहसबाजी हुई और उसके बाद बाइक सवार ने तहश में आकर अपनी बाइक को पटक दिया। तो चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें हैं जहां बीच सड़क पर बाइक वाले ने बवाल काटा। ट्रैफिक पुलिस से बहस हुई। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने बहसबाजी शुरू की और तैश में आकर अपनी बाइक को पटक दिया। तो सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां सीएम अशोक गहलोत शिशु गृह के दौरे पर है। सीएम गहलोत गांधीनगर शिशु गृह का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिशु गृह की ये तस्वीरें हैं, गांधीनगर स्थित शिशु गृह की ये तस्वीरें जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सभी लोग उनका स्वागत करते हुए। तो परंपरागत तरीके से सीएम गहलोत का स्वागत किया गया। शिशु गृह के दौरे पर है सीएम अशोक गहलोत। गांधीनगर स्थित शिशु गृह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चलते रहो आगे, सीधे सीधे। गांधीनगर शिशु गृह का दौरा करने के लिए सीएम यहां पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी और अतिथि भी यहां पर मौजूद हैं। आगे देखना, पीछे सर चलो। पीछे सर को भाई। आगे आगे राइट में आगे चलो, आगे जस्ट राइट, जस्ट राइट। तो गांधीनगर में मौजूद ये शिशु गृह है जहां का अवलोकन कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। और चलिए इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन जी, यहाँ पर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत गांधीनगर स्थित शिशु गृह में, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, दिवाली के मौके पर धनतेरस का पर्व है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर सपत्नीक पहुंचे हैं शिशु गृह में। बच्चों से यहाँ मिल रहे हैं वो, और जो बच्चे हैं शिशु गृह में रहने वाले, कुछ गोद लिए हुए बच्चे भी हैं, यहाँ अनाथ बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। उन सबको दीपोत्सव के तहत या पुरस्कार वितरित करेंगे, उपहार वितरित करेंगे और बच्चों से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर बहुलाल मौजूद हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता और महिला अधिकारिता के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। बच्चों को आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री मिल रहे हैं सभी बच्चों से, और जो दीपोत्सव है उसके तहत ये सारा बच्चों से मुलाकात का और उनको उपहार वितरित करने का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सपत्नीक यहाँ पर आए हैं, विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इन बच्चों के बीच में मौजूद हैं। आमतौर पर होली, दिवाली और जो प्रमुख पर्व हैं उन पर ये परंपरा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो शिशु गृह में आकर के और बच्चों को उपहार बांटते हैं, और उसी के तहत आज भी मुख्यमंत्री इन बच्चों के बीच में पहुंचे हैं। जी जी गोवर्धन जी, और जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं बच्चों में खासा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। बच्चों ने
तिलक लगाकर परंपरागत तरीके से मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत भी यहाँ पर किया। न्याय एवं सहकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल भी उनके साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम का आगाज होगा, जहां पर वो बच्चों को पुरस्कार वितरित करेंगे। इस गांधीनगर शिशु गृह में सीएम अशोक गहलोत तमाम छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर हैं। धनतेरस के मौके पर, दीपावली के इस अवसर पर बच्चों के साथ सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और बच्चे उन्हें पेंटिंग्स गिफ्ट कर रहे हैं और एक बड़ी मुस्कान के साथ बच्चों को दुलारते हुए सीएम अशोक गहलोत। गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे सीएम के पास पहुंच रहे हैं और सीएम भी बड़ी सहजता के साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वो या तो गोद लिए हुए हैं या फिर वो बच्चे अनाथ हैं। तो ऐसे में किसी बड़ी हस्ती का वहाँ पर आना भी उनके अंदर जिस तरह का कौतूहल और जो उत्साह होता है वो देखते बन रहा है। तो चलिए, तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। बच्चे भी हैं, हर आयु वर्ग के छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर है और उनके बीच मुख्यमंत्री उनको दुलार रहे हैं, वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और वो गिफ्ट भी दे रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, ये एक परंपरा है कि जो प्रमुख त्योहार होते हैं उनके बीच मुख्यमंत्री बच्चों के बीच में आते हैं, यहाँ पर भी और दूसरे शहरों में भी जहाँ शिशु बाल गृह बने हुए हैं, शिशु गृह बने हुए हैं, वहाँ पर भी जाते रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हर बार वो इस तरह के बड़े पर्व त्योहारों पर इस तरह के बच्चों के बीच में वो जाकर के उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको पूछते हैं। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटी से एक तो फायदा ये होता है कि जो शिशु गृह है उनकी व्यवस्थाओं में सुधार आ जाता है। समय समय पर कई दूसरे स्टेट्स में हम देखते हैं जो व्यवस्थाओं की खबरें आती हैं, इस तरह के दौरों से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों से पहले तमाम तरह की जो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद कर दिया जाता है। और ये तो चूंकि जयपुर का राजधानी का शिशु गृह है और गांधीनगर जैसे वीआईपी इलाके में जहाँ पर बड़े मंत्री भी, न्यायाधीश भी और बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, तो यहाँ की समय समय पर इस तरह की विजिट होने से व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं और इसका नजारा हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो गांधीनगर शिशु गृह की है, ये अच्छा शिशु गृह यहाँ का माना जाता है। समय समय पर सीएम भी और बड़े अधिकारी भी यहाँ का विजिट करते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि यहाँ की मॉनिटरिंग भी ठीक हो जाती है और शिशु गृह की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से चल पाती हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सीएम की पत्नी सुनीता गहलोत ये सब बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको उपहार बांट रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी जी गोवर्धन जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है गांधीनगर स्थित शिशु गृह में और यहाँ पर बच्चों के बीच में वो हैं, बच्चों से बातचीत करें, मुलाकात करें। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम के तहत वो उनको पुरस्कार भी वितरित करेंगे। गोवर्धन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में धनतेरस की धूम है, बाजारों में रौनक छाई हुई है और बड़ी संख्या में लोग बाजारों में उमड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से खरीदारी की जा रही है, उसके लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राकेश गुसाई जयपुर से हमारे साथ जुड़े, ललित सिंह जोधपुर से, सतीश शर्मा उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी ललित, आज बाजारों में धूम देखने को मिल रही है। भगवान धनवंतरी और कुबेर की उपासना आज की जाती है धन संपदा के लिए। क्या कुछ, किस तरह की रौनक बाजार में, क्या कुछ सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है?
देखिए अनिता, दीपावली रोशनी का त्यौहार है और हर घर को सजावट के लिए सबसे पहले रोशनी का सामान चाहिए होता है। तो रोशनी के लिए बाजार सज चुके हैं। मैं बी रोड पे मौजूद हूँ जहाँ पे रोशनी के लिए बाजार सज चुका है। लोग आ रहे हैं, रोशनी के अलग अलग आइटम खरीद रहे हैं और अपने घर को रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आज धनतेरस है तो आज सुबह से ही बाज़ारों में रौनक है। जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर में बताया जा रहा है करीब 100 करोड़ का कारोबार जोधपुर शहर में हो चुका है। चाहे वो ज्वेलरी की बात करें, चाहे स्टील की बात करें, चाहे वाहन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें, तो तमाम ऐसे आइटम हैं जो लोगों ने जम के खरीदारी की है। तो बाजार आज रोशन है और रोशनी के लिए लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आइटम खरीद रहे हैं और अपने घर में दीपोत्सव किस तरह मनाया जाए, किस तरह रोशनी की जाए, अपने घर को किस तरह सजाया जाए, उसको लेकर लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और इस तैयारी में जुटे हैं। जी जी बिल्कुल ललित, किस तरह से घर में अब सौभाग्य आए, संपदा आए, उसको लेकर लोग जो हैं पूजा की तैयारी भी कर चुके हैं। मुहूर्त भी शुभ है, आज के दिन खरीदारी खूब की जाती है। रुख करेंगे जयपुर का, जयपुर से हमारे सहयोगी राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर जयपुर की बात की जाए, वैसे आज के दिन ऐसी मान्यता है कि बर्तन या कोई धातु या सोना चांदी सब खरीदा जाता है, और सोने की भाव की अगर बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा खरीदारी क्या हो रही है मार्केट में इसको लेकर किस तरह की हलचल? देखिए, महंगाई की मार का तो हमेशा से ये कहा जाता है कि महंगाई की मार पड़ती है, लेकिन दीपोत्सव 5 दिवसीय इस दीपोत्सव की आज से शुरुआत हुई और शुरुआत होने के साथ ही जयपुर शहर पूरी तरीके से खूबसूरत रोशनी के साथ में रंगारंग है। और आप मेरे साथ विजुअल के मार्फत से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे शहर के अंदर लाइटिंग की गई है और ये उसका एक कहीं ना कहीं सिंबल है। मार्केट में जितना जोश लोगों के अंदर, खरीदारों के अंदर देखने को मिला, उससे ज्यादा जोश व्यापारियों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी हम सब राष्ट्रवादी हैं, कोई किसी में शक कर नहीं सकता, पर जिस रूप में राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की जा रही है, हर चीज की एक सीमा होती है। इस देश की जनता इतनी समझदार है, रॉबर्ट कॉमन सेंस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका है, जो आपने कल देख लिया परिणाम आते ही। एक तरफ मीडिया पूरे देश के अंदर एक तरफा जीत बता रहा था बीजेपी की, 3/4 और 2/3 बहुमत की बात करता था। उन मीडिया के तमाम कयास धराशायी हो गए और मीडिया को भी एक सबक मिल गया। इस प्रकार से आप एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते और इस प्रकार से असेसमेंट करना भी आपका सही साबित नहीं हुआ है। इतनी जनता समझदार है, कानों कान खबर लगने नहीं दी और कांग्रेस ने कम साधनों के बावजूद भी प्रयास किए चुनाव में कैंपेन में उतरने का। आप जानते हैं कि कम साधन क्यों हैं, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र खतरे में है। सभी जो जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, सब दबाव में हैं। एक तरफा चंदे इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी के पास में, एक तरफा हो रहे हैं, कोई धन की कमी नहीं है। उनको पूछो कोई आपके वहाँ कोई पेड़ लगे हुए हैं क्या जो पैसे आ रहे हैं और आप खर्च करो चुनाव के अंदर, अनंत पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव लड़ नहीं पा रही है, तो आप समझ सकते हो देश में क्या हो रहा है। इसी रूप में जनता ने सबक सिखाया है, अभिमान को चूर चूर कर दिया कल, जब एक तरफा उम्मीद से कई गुना अधिक वोट मिले और सीटें। तो आपने सुना सीएम गहलोत क्या कुछ कह रहे थे, मीडिया से मुखातिब वो हो रहे थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।